जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई में भी मस्त होंगे। दोस्तों, पिछली कक्षा में हम लोग विज्ञान का 20 इम्पोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न किए थे। ऐसे करके हम लोग टोटल 100 लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है उन बच्चों के लिए जो इस बार 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। बच्चों, सारा प्रश्न यहाँ से आ जाएगा, आपका टेंशन मत लीजिए। सारा का सारा क्वेश्चन आप करके आ पाएंगे, ठीक है जी। बात करें आज जो है हमारी लघु उत्तरीय प्रश्न की दूसरी कक्षा है। वैसे बता दूं मैं, वीवीआई लॉन्ग क्वेश्चन भी हम लोग किए थे, जिसमें कुल 4 क्वेश्चन अभी तक में हम लोग किए हैं और क्वेश्चन में आगे लाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए ताकि हमारे चैनल हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और फटाफट से बच्चों क्लास को लाइक भी कर देंगे, एक लाइक। ठीक है, चलिए जी। बात करेंगे इसके पीडीएफ की। तो आपको पीडीएफ के लिए आपको पता ही है सर जी, पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। यहाँ पर आपको क्लास का पीडीएफ और क्लास का नोटिफिकेशन दोनों समय पर मिल जाता है। ठीक है जी। चलिए, शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से। आपको सारा कुछ समझाता हुआ चलूँगा मैं और 20-20 क्वेश्चन करके अपन 5 क्लास करेंगे तो आपका 100 क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? प्रश्न क्या है जी? प्रश्न है ताड़े क्यों टिमटिमाते हैं? और ऐसा-वैसा क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है और बार-बार पूछा जाता है बच्चा, ठीक है? तो देखिए, ताड़े टिमटिमाने को ऑब्जेक्टिव में सीधा-सीधा भी कभी-कभी पूछ देता है कि इनमें से कौन-सा कारण है जिसकी वजह से तारे टिमटिमाते हैं? तो सबको पता होगा कि सर जी, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। सही बात है। यही लिखा हमने, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे से निकला प्रकाश मानव नेत्र तक स्पष्ट नहीं पहुंच पाता। हमने कहा कि सर जी, तारा से जो प्रकाश निकलता है वो वायुमंडल में अपवर्तन होता है, जिसकी वजह से जिग जैग होते हुए आदमी की आंख तक पहुंचता है। तो कभी पहुंच पाता है, कभी नहीं पहुंच पाता है। इसी कारण हम लोग को जो है तारा टिमटिमाता हुआ नजर आता है। 2 नंबर का प्रश्न है, इतना लिख देंगे काफी है, आपको 2 में 2 मिल जाएगा, ठीक है। चलिए जी, तारा टिमटिमाने के कारण आपको समझ में आ गया होगा, या समझना क्या, अभी फटाफट से लास्ट समय याद करना है। अगला प्रश्न है, आदर्श ईंधन की क्या विशेषता है? अब आदर्श ईंधन का मतलब होता है अच्छा ईंधन। अच्छा ईंधन हम लोग किसको बोलेंगे? सर जी, अच्छा ईंधन वही होगा जो मेरा मनचाहे ढंग से जलेगा, जो हम जैसा चाहे वैसा जल जाए। जब चाहे ज्यादा आग दे दे, जब चाहे कम आग दे दे, मतलब जब चाहे ज्यादा तापमान कर दे, जब चाहे कम तापमान कर दे, ठीक है। मेरा मन से जलना चाहिए, सस्ता में उपलब्ध भी हो। अब ऐसा है कि साला 20-30 लाख रुपए, मतलब 20-30 हजार रुपए में 1 किलो मिलता है, तो उसका क्या फायदा? ईंधन का नहीं फायदा। प्रदूषण भी कम फैलाए और ज्यादा मात्रा में उष्मा भी दे। ज्यादा मात्रा में उष्मा मतलब होता है गर्मी, तो ज्यादा मात्रा में गर्मी भी दे। ये सब गुण जिसमें होगा उसको हम लोग बोलेंगे आदर्श ईंधन। क्या क्या जी? मनचाहे ढंग से जले, सस्ता में उपलब्ध हो, उसके बाद प्रदूषण भी कम फैलाए और ज्यादा मात्रा में उष्मा भी दे दे, जिससे हम लोग खाना भी पका सके, ठीक है। तो जो है ये आपका आदर्श ईंधन का विशेषता हो गया जी। चलिए, अगला चलते हैं। अगला है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? कोई चालक है, इसका प्रतिरोध देखिए भैया, ये रोक रहा है ना, तो यही है प्रतिरोध। हाथ से जो रुकावट उत्पन्न कर रहा है, यही है आपका प्रतिरोध। किन किन बात पर निर्भर करता है? तो देखिए, चालक का प्रतिरोध लिख दिया सर जी, निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। अब चालक का लंबाई पे निर्भर करेगा। अब मान लीजिए इतना सा चालक लिए तो प्रतिरोध इतने को है। अब चालक को लंबा कर देंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर हुआ कि नहीं हुआ? सर जी बिल्कुल हुआ। तो चालक की लंबाई पर। अब चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। अब सोचिए, पहले इतना मोटा तार था, अब इसमें प्रतिरोध है। अब यही तार को अगर इतना मोटा कर देंगे भैया, अब प्रतिरोध इतने रहने देंगे, तो क्या प्रतिरोध कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मोटाई जैसे बढ़ेगा तो प्रतिरोध जितना सा था उसके लिए उतना मोटा तार के लिए प्रतिरोध कम हो गया कि नहीं हो गया? तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घट जाएगा। और चालक के तापमान पर भी निर्भर करता है। मतलब चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और चालक के तापमान पर, 3 चीज पर जो है चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, ठीक है। चलिए, अगला देखते हैं। बिल्कुल, चलिए जी। अगला है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? बिल्कुल आसान प्रश्न है। संतुलित रासायनिक समीकरण का परिभाषा देना है। ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ऐसा समीकरण जिसमें दोनों ओर का प्रत्येक तत्व का परमाणु की संख्या बराबर हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब सर जी, इसका उदाहरण भी देंगे तब नंबर मिलेगा क्या? उदाहरण देंगे तब नंबर मिलेगा, नहीं तो 1 नंबर देके आराम से आगे बढ़ जाएगा। जबकि प्रश्न आपका कितना नंबर का है? सर जी 2 नंबर का है। उदाहरण क्या दें? जैसे एक बात बताइए, सबको जानते हैं हाइड्रोजन लेंगे, इसमें ऑक्सीजन मिलाएंगे तो सर जी आपका जल बन जाएगा, H2O बन जाएगा। लेकिन ये संतुलित है नहीं, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन 2 गो, यहाँ ऑक्सीजन 1 गो है। इसको संतुलित करने के लिए हम लोग इधर ऑक्सीजन 2 कर देते हैं, तो हाइड्रोजन 4 हो गया, तो इसके लिए हाइड्रोजन को भी 2 करना पड़ेगा। ये हो गया आपका संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। चलिए, अगला है, विद्युत धारा क्या है? इसका एसआई मात्रक लिखे। अब देखिए, आवेश के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब आवेश लगातार प्रवाह होता है तो आवेश के बहने को ही तो विद्युत धारा कहते हैं। यही हो गया, आवेश के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब पूछा इसका एसआई मात्रक क्या होता है? सर जी, इसका एसआई मात्रक जो है वो आपका
एम्पियर होता है, एम्पियर को हम लोग ए से लिखते हैं, ठीक है। चलिए, तो यही है विद्युत धारा, देख पा रहे होंगे। अगला है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण इसमें भी उदाहरण देना है। संयोजन मतलब होता है जुड़ना, तो ऐसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व परस्पर सहयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसा अभिक्रिया जिसमें दो तत्व मिल करके नया तत्व बना दिया, इसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। अभी हम लोग इसका उदाहरण देखें, देखिए एक ही उदाहरण को बहुत जगह यूज कर सकते हैं अपन, ठीक है, तो ज्यादा याद रखने का जरूरी नहीं पड़ेगा उदाहरण को, वैसे भूला भी जाता है बहुत ज्यादा उदाहरण। देखिए उदाहरण में क्या देंगे सर जी, उदाहरण में हो जाएगा आपका, हमने लिया हाइड्रोजन, हमने लिया ऑक्सीजन, दोनों मिल करके बना देगा जल, तो ये हो गया आपका संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। इसी को हम लोग वहां भी छेप दिए संतुलित रासायनिक समीकरण में, इसी को हम लोग संयोजन में भी छेप दिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्या है उदाहरण अब प्रतिस्थापन मतलब एक अधिक अभिक्रिया, एक अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ होता है, वो अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके विलयन से भगा देता है, इसी को हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो ऐसी रासायनिक प्रक्रिया या अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। विस्थापित करना मतलब होता है भगा देना या अलग कर देना, ठीक है। तो उसके विलयन से अलग कर देता है या विस्थापित कर देता है, उसी को हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। यहाँ पर इसको अभिक्रिया कर लेंगे थोड़ा सा, ये आपका अभिक्रिया लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, यही प्रतिस्थापन को कभी कभी विस्थापन नाम से भी जाना जाता है, विस्थापन भी प्रतिस्थापन को ही बोलते हैं। तो सेमी परिभाषा होगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ मतलब कोई ज्यादा ताकतवर आदमी अपने से कम ताकतवर आदमी को उसके विलयन से उसके घर से विस्थापित कर देता है, अलग कर देता है, तो इसको हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। अगर बात करें उदाहरण की, तो सर जी उदाहरण में ले लेते हम लोग जेड प्लस FeSO4 गिवन दैट ZnSO4 प्लस का Fe। पहले ई Fe का घर था, Fe मतलब विलियन में था आपका, ठीक है, आयरन था, लेकिन जिंक गया, इसको भगा दिया, अपना उसकी जगह पे आ गया और आयरन को अलग कर दिया, तो ये आपका विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। अगला है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। अब देखिए सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य में क्या होता है, तो ध्यान समझिएगा। सूरज के केंद्र में बच्चों, सूरज के केंद्र में नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन होता है, मतलब हाइड्रोजन 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 मिल करके हीलियम बनाता है, इसी को नाभिकीय संलयन बोलते हैं। तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय संलयन से ही इसमें ऊर्जा बनता है। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊष्मा और ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया में बहुत ज्यादा मात्रा में जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन में हीलियम बनाता है, इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है, इससे बहुत ज्यादा ऊष्मा निकलती है। यही जो है सूरज की ऊर्जा का स्रोत है, याद रखिएगा। चलिए अगला है नाभिकीय विखंडन क्या है। नाभिकीय संलयन समझ गए कि दो सर जी इसमें क्या होता है, दो बड़ा नाभिक जुड़ करके एक भारी नाभिक बनाता है, दो छोटा नाभिक और हल्का नाभिक जुड़ करके एक बड़ा और भारी नाभिक बनाता है, इसी को हम लोग नाभिकीय संलयन बोलते हैं। यहाँ प्रश्न आ गया नाभिकीय विखंडन, इसमें क्या होगा जी, एक बड़ा नाभिक और विखंडन मतलब क्या होता है सर जी, विखंडन मतलब होता है टूटना। इसमें क्या होगा, एक बड़ा नाभिक होगा सर जी, ई टूट करके छोटा छोटा नाभिक में बढ़ जाएगा, इसी को हम लोग नाभिकीय विखंडन बोलेंगे। तो जब एक बड़ा और भारी नाभिक दो या दो से अधिक छोटे व हल्के नाभिक में टूट जाता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जब एक बड़ा नाभिक दो या दो से अधिक छोटे हल्के नाभिक में टूट जाएगा, इसी को हम लोग नाभिकीय विखंडन बोलेंगे। और याद रखिएगा, यही नाभिकीय विखंडन का यूज करके हम लोग परमाणु बम बनाते हैं। परमाणु बम बनाने में इसी का उपयोग किया जाता है, परमाणु बम बनाने में नाभिकीय विखंडन का ही उपयोग होता है। हाँ जी, अगला है एक लेंस में प्रकाश की किरण किस प्रकार गमन करती है, आलेख द्वारा दिखाएं। चलिए आपको बताना है कि लेंस में प्रकाश की किरण किस प्रकार गमन करती है, आलेख खींच के दिखाना है। तो सर जी लेंस दो को होता है, उत्तल लेंस अवतल लेंस, दोनों में दिखा देंगे। लिखेंगे अवतल लेंस, लिख दिए। चलिए अवतल लेंस बना देते हैं, इसमें प्रकाश की किरण कैसे जाएगी, ये खाली दिखा देना है। ये हो गया जी आपका अवतल लेंस हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। प्रकाश की किरण इधर आएगी, इतना मोटा नहीं बनाना है आपको, आपको पतला बनाना है, ऐसे करके बना देंगे। और अवतल लेंस क्या करती है जी, किरण को फैला देती है, तो सर जी ये ऐसे चली जाएगी, ये आएगी और ऐसे चली जाएगी। इसी तरह यहाँ से लाएंगे, ऐसे यहाँ तक लाएंगे और ऐसे गुजार देंगे, फैला देंगे किरण को, हो गया। ठीक है, ये हो गया अवतल लेंस। इसी तरह हम लोग उत्तल लेंस का भी बनाएंगे, ये तो अवतल हो गया, अब हम लोग बनाएंगे उत्तल लेंस का। चलिए जी, हाँ, उत्तल लेंस के लिए क्या करेंगे, ये बन गया आपका उत्तल लेंस, ठीक है, और ये बन गया मुख्य अक्ष। अब इसमें क्या हुआ, किरण आएगी एक बिंदु पर मिलेगी, किरण आएगी एक बिंदु पर मिलेगी, आएगी मिलेगी,
आएगी, मिलेगी। हो गया, ये हो गया उत्तल लेंस में किरण का जाना। और सर जी ये हो गया अवतल लेंस में, यही हम लोगों को दिखाना था। हो गया जी, चलिए अगला देखते हैं। अगला है सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को तेल में डुबो करके क्यों रखा जाता है? 2018 के एग्जाम में पूछा गया था, समझिएगा। सोडियम, पोटेशियम और जो ये आपका लिथियम है, ये बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है। अभिक्रियाशील धातु मतलब ये तुरंत अभिक्रिया कर लेता है। और अभिक्रिया करेगा, जैसे आप देखिए लोहा ही अगर अभिक्रिया कर लेगा तुरंत तुरंत, तो ये सर जी इसमें जल्दी जल्दी जंग लगेगा। इसी तरह सोडियम, पोटेशियम, लिथियम में इसमें ये यदि अभिक्रिया करता है तो ये जलने लगता है और खराब हो जाएगा, जल के बर्बादी हो जाएगा। तो जैसे देखिए ये अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन से, जहां ये तीनों को ऑक्सीजन मिलेगा फटाफट से ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा। अब सर जी इसको यदि हवा में रखेंगे तो हवा में तो ऑक्सीजन है, फट देकर अभिक्रिया कर लेगा। यदि इसको पानी में रख दें तो पानी में भी ऑक्सीजन है, H2O शुद्ध होता है, वहां भी ऑक्सीजन है, वहां भी अभिक्रिया कर लेगा। इसीलिए इसको हम लोग तेल में डुबो करके रखते हैं, वहां ऑक्सीजन इसको नहीं मिलता है, ये अभिक्रिया नहीं कर पाता। ये लिखा गया है कि सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम अत्यंत सक्रिय धातु है, बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील धातु, बहुत ज्यादा सक्रिय धातु है। इसे खुले वातावरण में रखने पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने लगता है, तथा जल में रखने पर जल में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। इसी कारण इसे तेल में डुबो करके रखा जाता है, इसी कारण इसको तेल में डुबा करके रखते हैं। आसान प्रश्न था, समझ में आ गया होगा एक ही बार में। अगला है जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लहीन क्यों हो जाता है? ये भी 2018 के एग्जाम में पूछा गया। सर जी देखिए, यदि जल नहीं रहेगा, आप समझिएगा, अम्ल किसको बोलते हैं? अम्ल उसको बोलते हैं जो हाइड्रोजन आयन प्रदान कर दे। और अम्ल को हाइड्रोजन आयन प्रदान करने के लिए जल का जरूरी होता है। यदि जल नहीं होगा तो ये हाइड्रोजन आयन प्रदान नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि यदि जल नहीं होगा तो अम्ल का व्यवहार अम्लहीन हो जाएगा। अम्ल का यही तो व्यवहार है कि अम्ल जल में अम्ल हाइड्रोजन आयन मुक्त करेगा, हाइड्रोजन आयन मुक्त करना है तो उसका व्यवहार है। क्षार का व्यवहार है कि वो OH माइनस आयन मुक्त करता है। और अम्ल का व्यवहार है कि ये आपका H प्लस आयन मुक्त करता है। यदि इसको हम लोग पानी ही नहीं देंगे तो ये H प्लस आयन मुक्त नहीं कर पाएगा, और मुक्त नहीं कर पाएगा तो इसको हम लोग अम्ल बोलेंगे नहीं। यही लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि जल में अम्ल को डालने पर यह हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। जल की अनुपस्थिति के कारण अम्ल हाइड्रोजन आयन में नहीं टूटता है, अम्ल हाइड्रोजन आयन में नहीं टूट पाता है। इसी कारण इसी कारण अम्ल का व्यवहार अम्लहीन हो जाता है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसको जैसे पानी में डालेंगे तो H प्लस अलग कर देगा, Cl माइनस अलग कर देगा। लेकिन यदि इसको हम लोग पानी में डालेंगे ही नहीं तो H प्लस अलग कैसे करेगा? नहीं करेगा, तो मतलब ये अम्ल का व्यवहार इसमें अम्लहीन हो जाएगी, अम्ल की तरह व्यवहार नहीं करेगा। अगला है हाइड्रोकार्बन क्या है, यह कितने प्रकार का होता है? अब नाम से ही स्पष्ट है, लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन। इसका परिभाषा हो जाएगा, केवल हाइड्रोजन तथा कार्बन से बने यौगिक को हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। खाली हाइड्रोजन और खाली कार्बन से जो यौगिक बना देंगे उसको हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। ये 3 प्रकार का होता है सर जी। एक होता है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रो, अच्छा यहाँ और नहीं लगा है। एक होता है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक होता है आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। याद कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चा, ठीक है। चलिए यहाँ सिर्फ ओ लगा दिया जाए। अगला देखते हैं। अगला है समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? अब देखिए, समजातीय श्रेणी में क्या होता है, सूत्र एक जैसा लगता है देखने में, और दो सूत्र के बीच में CH2 का अंतर होता है। जैसे देखिए, आप लोग पढ़े होंगे मेथेन का सूत्र होता है CH4, और एथेन का सूत्र होता है C2H6, और प्रोपेन का सूत्र होता है C3H8। देखिए कोनो दुगुम देख लीजिए, यही दुगुम देखिए, एगो C ज्यादा है और दूगो H ज्यादा है, यही दोनों हम देख लीजिए। अब एगो C ज्यादा है और सर जी यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, तो एगो H ज्यादा है। मतलब दूगो के बीच में अंतर कितना का? CH2 का अंतर है। और देखिए सब में CH का प्रयोग हो रहा है ना, एक के जैसा संरचना सूत्र है। इसी को हम लोग समजातीय श्रेणी बोलते हैं। सम मतलब एक, जाति मतलब जात का, एक जात का श्रेणी वाला। समजातीय श्रेणी, समजातीय श्रेणी अ, यौगिकों की वैसी श्रेणी को कहते हैं जिसके सभी सदस्य को किसी सामान्य सूत्र से व्यक्त किया जाता है। अब देखिए सबको सामान्य सूत्र से लगा रहे कि नहीं लगा रहे? सर जी इसमें भी CH है, इसमें भी CH है, इसमें भी CH है। तथा किसी भी दो क्रमागत सदस्य के बीच CH2 का अंतर होता है। और कोई भी दो क्रमागत लगातार सदस्य ले लीजिए, कितना का अंतर दिख रहा है यहाँ पर? CH2 का अंतर दिख रहा है। उदाहरण ले लीजिए एल्केन श्रेणी के सदस्य। एल्केन का क्या क्या होता है जी? एल्केन में आपका मेथेन हो जाएगा, एथेन हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। ये सब चीज इसका सदस्य हो जाएगा। याद रखिएगा, समजातीय श्रेणी ऐसा श्रेणी होता है जिसका जिसके सभी सदस्य को किसी सामान्य सूत्र से दिखाया जाता है, सामान्य सूत्र से व्यक्त किया जाता है, और दो सदस्य के बीच में CH2 का अंतर होगा, बात खत्म। अगला देखिए, अगला बिल्कुल आसान प्रश्न है सर जी, 2017 में लेकिन पूछा गया था कि सजीव का 4 गो लक्षण बताना है। अब सजीव का 4 गो लक्षण क्या क्या हो सकता है सर जी? सजीव सांस लेगा, सजीव सजीव के शरीर में पोषण होगा, सजीव गति करेगा, सजीव वृद्धि करेगा, है? सजीव जो है आपका, हम बात करें तो शोषण करेगा, सजीव में पाचन होगा, उत्सर्जन होगा, सारा चीज होगा। 4 गो लिखना है।
श्वसन लिख देंगे, पोषण लिख देंगे, गति लिख देंगे, वृद्धि लिख देंगे, हो गया चारों, ये तो आप लोग कर सकते हैं। अगला है, हम अपने माता-पिता के समान क्यों होते हैं? 2017 में पूछा और ये क्वेश्चन आपका बायो से है, आपको पता होगा। देखिए जी, बात क्या है कि सबको पता है कि मम्मी-पापा के समान डीएनए की वजह से होते हैं। क्यों? क्योंकि डीएनए के ज़रिए ही माता-पिता के जीन हमारे अंदर आते हैं, बस यही लिखना है इसमें। हम अपने माता-पिता के समान होते हैं, ऐसा आनुवंशिकता के कारण होता है, आनुवंशिकता कारण होता है। हमारे शरीर का प्रत्येक लक्षण माता-पिता के डीएनए से प्रभावित होता है। डीएनए जीन का वाहक होता है, डीएनए के द्वारा ही जीन जो है हमारे शरीर में आता है। इसी कारण हम अपने माता-पिता के समान होते हैं। देखिए, माता-पिता का डीएनए हमारे अंदर आया, मतलब माता-पिता का में जो जीन था, वो हमारे अंदर आया। जैसा माता-पिता वैसा हम होंगे, यही बात है। और इसी को आनुवंशिकता बोलते हैं सर जी। तो हो गया बात खत्म। अगला है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं? सर जी, जनन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन। और 2017 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। आवर्धन किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब की ऊँचाई तथा वस्तु की ऊँचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। इसको m से सूचित करते हैं। प्रतिबिंब की ऊँचाई और वस्तु की ऊँचाई। अब देखिए जी, प्रतिबिंब की ऊँचाई को बात करें अगर, तो प्रतिबिंब की ऊँचाई को बच्चों हम लोग प्रतिबिंब की ऊँचाई को हम लोग h से दर्शाते हैं, सॉरी h डैश से दर्शाते हैं। और वस्तु की ऊँचाई को वस्तु की ऊँचाई को हम लोग h लिखते हैं, ठीक है? और देखिए, तो सूत्र क्या बन जाएगा? सूत्र बन जाएगा आपका, इसको m से दर्शाते हैं, m बराबर h डैश बटे का h, ठीक है? तो ये सूत्र भी आपको लिख कर के आना है। ऊपर में हो गया प्रतिबिंब का ऊँचाई, नीचे में हो गया वस्तु का ऊँचाई। अगला है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो सर जी, अवतल दर्पण बोले या उत्तल बोले, अब फोकस दूरी जो है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये लिखेंगे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और सूत्र भी लिख देंगे, F बराबर R बटे का 2। उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर लिखें। तो सर जी, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है, लिख देंगे। उत्तल दर्पण आपको पता होगा कैसा होता है, और अवतल दर्पण पता होगा कि सर जी, उत्तल लेंस बना दिया हमने। उत्तल दर्पण आपका ऐसा होता है और अवतल दर्पण आपका ऐसा होता है, ठीक है? अब देखिए, उत्तल दर्पण का बात करें तो इसका परावर्तक सतह जिसमें मुँह देखेंगे वो उठा हुआ है कि नहीं है? देखिए, इसका उठा हुआ है और इसका सर जी धँसा हुआ है। उत्तल दर्पण में वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण वस्तु का बात करें तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण वस्तु का सीधा फ़ोटो बनाएगा, अवतल दर्पण वस्तु का उल्टा फ़ोटो बनाएगा। कितना अंतर है भैया, आराम से लिख देंगे आप। तो बच्चों, जैसा कि हमने कहा था कि 20 क्वेश्चन करेंगे, तो अभी आपका 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो आज हम लोग 20 से लेकर के 40 क्वेश्चन, मतलब कुल मिलाकर के बात करें तो 20 क्वेश्चन आपका आज की कक्षा में कंप्लीट हुआ। और टोटल मिला दें तो टोटल अभी तक में हम लोग 40 क्वेश्चन को कर चुके हैं 2025 के एग्जाम के लिए, साइंस का सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो, ठीक है? उम्मीद है इस 40 क्वेश्चन को आपने याद कर लिया होगा। बच्चों, रिक्वेस्ट है, नहीं याद किए हैं तो फटाफट से याद कर लीजिए, अब भी समय है, ठीक है? और यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा बच्चों, 100% आएगा। आशा है आज की कक्षा आपको पसंद आई होगी। आज की क्या, हमेशा की कक्षा आपको पसंद आ रही है तो क्लास को एक लाइक कर देंगे। चैनल को बच्चों, नए बच्चे जो जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लेंगे और एक प्यारा-सा शेयर ज़रूर से कर देंगे। मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में इसके आगे के प्रश्नों के साथ में। तब तक हँसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।